नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं विकास की, लेकिन वो विकास ऐसा ना हो जिसका आगे जाकर नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। जैसे कि बात करें हरित क्रांति के बाद आए बदलावों की, जिसमें रसायनों का प्रयोग बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ इससे मृदा के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। तो ऐसे में आज के समय की ज़रूरत बन गई है प्राकृतिक खेती। आज के कार्यक्रम की कड़ी में जानेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी, क्योंकि जब श्रम को मिलता है सम्मान तो बढ़ता है उत्साह, जगती है काम करने की ललक, कुछ नया करने का उमंग। तो इन दोनों ही विषयों पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। हर खेत तक पानी पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य, आलू के उन्नत प्रभेदों का प्रयोग दिलाएगा लाभ और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्प्रिंकलर मशीन। सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना 2 के तहत निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के साथ साथ अन्य कई विकास के पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना भाग 2 के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका प्रभाव भी दिखने लगा है। जो चेक डैम में पानी जमा हो रहा है और इसी पानी से किसानों के द्वारा अपने खेतों की सिंचाई की जा रही है और ये आने वाले दिनों में किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उनके सिंचाई व्यवस्था में एक क्रांति ला सकेगा ये छोटे छोटे चेक डैम्स, और आगे भी जो 2022-23 में हमारी योजनाएं हैं वो चेक डैम्स बनाने में अग्रतर भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय श्री विधि से खेती करने पर न केवल पानी की बचत होती है बल्कि जमीन भी उर्वर बनी रहती है। अगर आपने भी श्री विधि से खेती की है तो सितंबर माह में इसकी 3 सेंटीमीटर तक सिंचाई कर दें, जबकि परंपरागत तरीके से 5 सेंटीमीटर तक सिंचाई करने की आवश्यकता है। स्प्रिंकलर या फुहारा सिंचाई तकनीक ड्रिप सिंचाई की तरह ही बूंद बूंद सिंचाई तकनीक है। इसे बौछारी सिंचाई भी कहा जाता है। इसमें पानी पौधों के जड़ों में नहीं जाकर वर्षा के फुहारों की तरह गिरता है। यह सिंचाई करने का आधुनिक तरीका है। इसमें छिद्र वाली नलियों से जल का प्रवाह किया जाता है और फुहारों की तरह पानी की बूंदें पौधों पर गिरती हैं। इससे पानी की बचत भी होती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। आलू भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, मगर इसकी खेती में उन्नत या संकर किस्म का सही चुनाव करना एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस पर फसल की पूरी उपज निर्भर करती है। कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर ई, कुफरी सतलुज और कुफरी अशोक आदि इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। आलू दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली सब्जी है। आलू पूरी दुनिया में उगाया जाता है, लेकिन इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका में है। भारत में यह 16वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। आलू पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसका मुख्य पौष्टिक तत्व स्टार्च होता है। इसमें कुछ मात्रा उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन की भी होती है। आलू क्षारीय होता है, इसलिए यह शरीर में क्षारों की मात्रा बढ़ाने या उसे बरकरार रखने में बहुत सहायक होता है। किसान भाई बहनों, मक्का न सिर्फ भारत बल्कि हमारे प्रांत की भी एक प्रमुख फसल है, जिसका उत्पादन और प्रयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है। लखीसराय जिला के चानन प्रखंड के किसान कपिल देव प्रसाद एक ऐसे ही मेहनती और कर्मठ किसान हैं,
जो कि मक्का की खेती करके समृद्धि की दास्तान लिख रहे हैं। आइए जानते हैं उनके सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मक्का से फ़ायदा है कि सबसे पहला नंबर तो बच्चा बुतरू और रिश्ता कुटुंब सब आनंदमय हो जाता है संदेशा के रूप में, और उसके बाद इसको खाते हैं, घर में भी रखते हैं, मार्केट में भी भुट्टा भी बेच देते हैं, और घर में भी अपना जन बन जो भादो महीना में होता है मजदूर लोग को खिलाने के लिए सतुआ भी बनवा देते हैं। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं मुसल्लाहपुर हाट, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1500 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने देखा मौसम के मिजाज को, साथ ही साथ ली जानकारी मंडी के भाव की, नवीनतम उपकरणों और तकनीकों से भी आप हुए रूबरू। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस भेंट वार्ता के जरिए हम लेंगे जानकारी प्राकृतिक खेती से किसानों को लाभ के बारे में। नमस्कार। आजकल किसान खेती में कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने फसलों में तरह तरह के फर्टिलाइज़र और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें फ़ायदा कम नुकसान अधिक होता है। जबकि इन कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बगैर कम खर्च में अच्छे पैदावार लेने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है प्राकृतिक खेती। तो आइए आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में, और इस पर उचित जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रगतिशील किसान राम बालक प्रसाद जी, जो कि पटना से हैं। सर, सबसे पहले आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि प्राकृतिक खेती होती क्या है। प्राकृतिक खेती का मतलब होता है कि जो हमारे आवश्यक वस्तुएं उपज के लिए चाहिए वो हमें प्रकृति को बाध्य करके उससे ले लेने का है। उसमें कोई रासायनिक खाद नहीं, रासायनिक कीटनाशक नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में सभी कुछ विद्यमान है जो कि फसल के लिए चाहिए। तो हमें वही चीज़ करना है जो प्रकृति हमें देती है। प्रकृति में हवा है, उसमें नाइट्रोजन 78% है। अब हम उसको बाध्य कर देंगे प्रकृति के जो नाइट्रोजन यानी NPK माने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो खेती के लिए आवश्यक चीज़ है वो चाहिए, तो हम प्रकृति को बाध्य कर देंगे कि 78% नाइट्रोजन को कैसे हम है जो कि अवशोषण करके उसको फसल के उपयोग में लाएं। यही प्राकृतिक खेती का काम है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% हवा में विद्यमान है, और हमारे जो उसको पोषक तत्व देने वाले हैं वो कच्चा माल के रूप में है। अब उसको ऐसा चाहिए कि जड़ों में खेती के जो फसल हैं उसको ग्रहण करने लायक बनाना है NPK को। तो हमारे जो धरती माँ है, हमारा कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का कि ये जो धरती माँ है वो अन्नपूर्णा है, सजीव है, वो निर्जीव नहीं है। इसमें असंख्य जीवाणु हैं जो कि पड़े हुए हैं, जो हमको खाना बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। जिसमें सबसे जो पहला है वो जो जीवाणु है वो केंचुआ है। तो अभी क्या होता है कि जब रासायनिक माने हम खाद डालते हैं तो देसी केंचुआ जो कि मिट्टी में 20 फीट नीचे तक जाता है और ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, वो उसकी विशेषता है कि वो जिस
छेद से नीचे जाता है उस छेद से ऊपर नहीं आता, वो दूसरे छेद से आता है और नीचे आ जाता है, ऊपर आता है। इस तरह से ज़मीन की पोरोसिटी बढ़ा देता है। तो ज़मीन की जब पोरोसिटी बढ़ जाती है तो जब वर्षा जब होती है तो हमारे ज़मीन का जो नमी है वो बरकरार रहती है। सर, अभी आपने बताया प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, तो सर प्राकृतिक में जो संसाधन उपलब्ध हैं उसका हमारे किसान भाई कैसे उपयोग करके प्राकृतिक खेती कर सकते हैं? हमारे प्राकृतिक खेती का जो मूल मंत्र है वो एक देसी गाय है। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में इतने असंख्य एक ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं देसी गाय के गोबर में। तो रिसर्च करके ये पता चला कि अगर वो देसी गाय का गोबर केंचुआ अगर उसको अगर प्राप्त हो जाता है तो वो पागल हो जाता है उसके प्राप्त करने के लिए। तो जैसे ही ये धरती जो माने अन्नपूर्णा है उसमें हम अगर जोरन के रूप में जीवामृत बना करके, जीवामृत गाय के गोबर गौमूत्र और 1 किलो गुड़ और बेसन और किसी बड़े पेड़ के ये से जो है ला करके उसको 4 दिन रख करके छाया में घुमाते हैं तो मिलियंस ऑफ मिलियंस जो हैं जीवाणु उसमें से बन जाते हैं। और जब उसको धरती में थोड़ा सा जोरन के रूप में देते हैं, जिससे दही जम जाती है, थोड़ा सा जोरन देने दूध जम जाती है जोरन देने से, उसी तरह से ये धरती जो है ना ये अन्नपूर्णा हो करके और वो जीवामृत से वो है जो कि माने ये हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वही हमारा फंडामेंटल ये है कि हम जीवामृत डालेंगे फसल पर तो जीवामृत के कारण वो असंख्य जो हमारे केंचुए हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और नीचे से ऊपर से नीचे वो करके आते हैं और नीचे में खनिज है, वो खनिज ला करके पौधे के जड़ पर देंगे और वही हमारा काम करेगा और जिससे हमारी उपज बढ़ जाएगी और है जो कि हमारा सब है जो कि मूल मंत्र वही है। सर, अभी आपने प्राकृतिक खेती की बहुत अच्छा वर्णन किया। सर, आप आगे हमें ये बताएं कि हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती कैसे करें कि उन्हें दुगना मुनाफा प्राप्त हो। ऐसा है कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। किसानों की आमदनी दुगना इस तरह से होगी कि आजकल जो केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स आप डाल रहे हैं वो जहर है और जहर जब है जो कि खेत में डालते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो जहर से मिश्रित रहेगा। तो क्या होता है कि जब हम उसको खाते हैं तो हमारे खाने के कारण जो है हमको कैंसर हो जाता है, शुगर हो जाता है, डायबिटिक हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो जब हम ग्रसित हो जाते हैं तो वही है जो फसल हमारी गाय भी खाती है और गाय का दूध में भी वो जहर जाता है, हमारे ज़मीन में जाता है, वो पानी बह करके नदी में जाता है। तो सभी तरह जो है पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और बीमारी भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आज देख रहे हैं कि बीमारी का क्या हाल है। तो हम जब प्रोडक्ट है जो कि प्राकृतिक खेती से करेंगे तो वो विष मुक्त खेती का है जो कि प्रोडक्ट होगा, उसका मार्केट में दाम जो होगा वो दुगना होगा। आप लिख के दे दीजिए, लिख के रखिए सब्जी में या कोई में कि ये जहर मुक्त प्रोडक्ट है तो आपका दुगना दाम मिलेगा, किसानों को उसे दुगना दाम मिलेगा। अभी मैंने नागपुर में जा कर के देखा, एक है जो कि टैग बनाए हुए हैं किसान जो इस तरह से प्राकृतिक खेती करते हैं, वो है जो एक्सपोर्ट जो करते हैं वो एक टैग बना करके कि ये विष मुक्त खेती का ये है, उनको दुगना दाम मिलता है। इस तरह से क्या होगा कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण व लाभकारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार। बहुत अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। जानकारियों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी, क्योंकि अब बारी है एक और साक्षात्कार की, जहां अपने विशेषज्ञ से हम जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दर्शकों नमस्कार, हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आज उपस्थित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाती है। और इसी विषय पर हमने आज का विषय भी रखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो दर्शकों, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्री आमोद कुमार सिन्हा जी, सहायक महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। जी सर, आज हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इस संबंध में हमें जानकारी देंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज से नहीं सदियों से ये कृषि प्रधान देश रहा है।
किंतु विगत कुछ दशकों से ऐसा देखा जा रहा था कि लोगों की किसान के पेशे में जो दिलचस्पी होनी चाहिए, कृषि कार्यों में जो दिलचस्पी होनी चाहिए, वो दिलचस्पी कम होती जा रही थी। और लोग ऐसा भी कहने लगे थे कि खेती बाड़ी इन दिनों लाभ का सौदा नहीं है और खेती से गुजर बसर करना मुश्किल हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों की इस समस्या को समझा और समझने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमारे किसान जो हमारी आर्थिक विकास के रीढ़ हैं एक तरह से, उनको अगर हमने सही सम्मान या सही उनको सहायता नहीं प्रदान की तो खेती बाड़ी से लोगों का जो झुकाव है वो इसी प्रकार कम होता जाएगा और हमें समस्या आ सकती है। आज हम जो है हर चीज़ में विशेष करके कृषि उत्पादों में हम आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि हम कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे लिए कृषि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या इसे प्रधानमंत्री किसान योजना भी कहते हैं, ये इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इससे हमारे किसान बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार जो है वो हमारे लिए चिंतित है, हमारे ऊपर उनका ध्यान है और हमें खेती के कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि बहुत से युवा अब खेती बाड़ी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और दूसरे रोजगार धंधे छोड़कर खेती की ओर आ रहे हैं। उन्हें अब लगता है कि खेती जो है वो एक सम्मानजनक पेशा है और एक लाभप्रद पेशा है, बशर्ते कि हम खेती को आधुनिक तरीके से करें। सर, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकृत करना होगा किसानों को, तो वो पंजीकृत करने की क्या प्रक्रिया है और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस संबंध में हमें जानकारी देंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पंजीकृत करने के लिए दो तरह के तरीके हैं। एक तो पहला तो है ऑनलाइन, जो गवर्नमेंट की जो सरकार की जो वेबसाइट है उस पे जाकर आपको पंजीकृत होना पड़ेगा। और दूसरा है आप कॉमन सर्विस सेंटर, आपने इसका नाम सुना होगा। हर गांव में प्रायः अभी एक कॉमन सर्विस सेंटर है जो सरकार की सभी योजनाओं का काम करती है, वो सर्विस सेंटर पे होता है और वहाँ पे जा कर के भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए जो आवश्यक कागजात की भी ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका आधार होना चाहिए, आपके पास जो है वो बैंक का खाता होना चाहिए। अगर बैंक में आपका खाता नहीं है तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल सकता। तो और इसकी जो पात्रता की शर्तें हैं उनमें है कि ये जो स्कीम है वो सभी किसानों के लिए लागू है, लेकिन किसानों की जो लैंड होल्डिंग है, उनके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, इसके बारे में एक क्राइटेरिया है। उनकी ज़मीन जो है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। 5 एकड़ कह लें या 4.9 आप कहें कि 5 से नीचे होना चाहिए, या 2 हेक्टेयर कहें इसको। तो जिनके पास इतनी ज़मीन है, इससे कम ज़मीन हो 5 एकड़ से कम, वही इसके पात्र हैं। 5 एकड़ से अधिक जिनके पास ज़मीन है वो इसके पात्र नहीं हैं। और इसमें जो पात्र नहीं हैं लोग, उनमें वो भी हैं जो आयकर का भुगतान करते हैं। ऐसे लोगों को भी इसके योजना से बाहर रखा गया है, वो भी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं और उनके खाते में सीधी ये रकम जाती है। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है इसमें कि आपका बैंक में खाता हो तो उस खाते में eKYC जो है वो ज़रूर होना चाहिए। आजकल eKYC जो है हर जगह बैंक के खाते में या किसी भी स्कीम के लिए इसे आवश्यक कर दिया गया है। तो इसमें आप ये किसानों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ आधार कार्ड होने से, खाता होने से नहीं होगा, उसमें eKYC भी होनी चाहिए। और eKYC भी वो कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी करा सकते हैं या बैंक में भी जाकर करा सकते हैं।
सर, यदि कोई और किसान संबंधी, कृषि संबंधी कोई योजना है जो किसानों के लिए लाभप्रद है तो कृपया उसके बारे में जानकारी देंगे। जी, प्रधानमंत्री की इस दूसरी महत्वाकांक्षी योजना जो है उसका नाम है किसान मानधन योजना। इसमें किसानों को 3,000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है, जिसके लिए कुछ पात्रता की शर्तें हैं। इसमें सबसे बड़ी शर्त जो है वो आयु की सीमा रखी गई है। कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए किसान की और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके लिए जो प्रीमियम देना पड़ता है वो 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये प्रीमियम भी अगर किसी किसान को किसान सम्मान निधि में मिल रहा है पैसा 6,000 रुपया वार्षिक, तो वो इस योजना का, पेंशन योजना का प्रीमियम भी उसी से भर सकता है। और उसके लिए सिर्फ बैंक को बोलने की ज़रूरत है कि मेरा आप इसी में से काटकर हर महीने मेरा जो प्रीमियम है किसान पेंशन योजना का उसमें डाल दीजिए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और वाकई आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका भी। आशा करते हैं कि आप इन योजनाओं का, इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। ऐसी ही और भी नई जानकारियां, नए विषय और विशेषज्ञों से आपको कराएंगे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।